भविष्य में तो पैसा आ ही जाएगा, क्या गारंटी आ जाए, जमीन निकल जाती है पैर के नीचे से जस्टिफाई करने में। यदि इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज की सेविंग को बढ़ाना है तो उनको ककेबो सिखाना पड़ेगा। जापानीज अपने घर में हर मेंबर को 5 क्वेश्चन पूछना सिखाते हैं। जिस घर में ये सवाल के जवाब स्टार्ट हो गए वो घर हाईएस्ट सेविंग रेट की तरफ बढ़ेगा, मेरा वादा है आपसे। इसको बोलेंगे कैसे? कह के बो या संधि कर लें, ककेबो। 119 ईयर ओल्ड जापान का फेमस फैमिली फाइनेंशियल लेजर। आज तक आपने फाइनेंशियल लेजर बिजनेसेस के सुने होंगे, लेकिन जापान वाले 1 सदी से ज्यादा समय से फैमिली फाइनेंशियल लेजर का इस्तेमाल करते हैं, जो इतना इफेक्टिव है कि आज एवरेज जापानी की सेविंग दुनिया में सबसे ज्यादा है। कुछ दिन पहले हमने उज्जवल पाटनी शो रिलीज किया, चाइनीज सबसे ज्यादा पैसा कैसे बचाते हैं, उनके क्या मेथड्स हैं, खूब हिट हुआ। और मुझे भी ये लगा यार चाइनीज ही सेविंग में नंबर 1 पर होंगे, लेकिन बाद में जब मेरी टेबल पर जापानीज का डेटा आया, मुझे लगा यदि इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज की सेविंग को बढ़ाना है तो उनको ककेबो सिखाना पड़ेगा। और साथियों, जापान का सेविंग रेट क्या है? 29.86%। और उसके कंपेयर में हमारा और आपका मतलब इंडियंस का क्या है? ओनली 18%। तो चलिए 18 को 29 पर जापानीज कैसे लेकर जाते हैं इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एक्सपेंस कैटेगरीज के बारे में, मतलब खर्चों की अलग अलग श्रेणी। ये काम जापानीज बहुत यूनिकली करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने सारे खर्चों को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहली कैटेगरी नीड मतलब जिसकी जरूरत है, जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। रोज का खाना पीना, रोज की ग्रोसरी, रोज के फ्यूल एक्सपेंसेस, बच्चों की स्कूल फीस, लाइट का खर्चा, घर में जो थोड़े बहुत स्टाफ होते हैं उनका खर्चा, मतलब जो मैंडेटरी है, जिसमें किसी किस्म की लेविशनेस नहीं है, जरूरी है, वो हुआ नीड्स। सेकंड हुआ वांट, मतलब वो नीड नहीं है लेकिन कभी कभी दिल तो बच्चा है जी, वो मांग लेता है कई चीजें कि संडे को एक पार्टी कर लेते हैं, कोई एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा खरीदने की इच्छा हुई, खरीद लेते हैं। अब तो एक और नया दुश्मन है ऑनलाइन, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक सेल आई तो धीरे से ऑर्डर कर लेते हैं। तो वांट्स जिनके बिना गुजारा किया जा सकता है। तीसरा जो सबसे यूनिक एक्सपेंस मेरे को जापानीज का लगा, मैंने आज तक दुनिया में कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं, उल्टा हम वीआईपी में सालों से सिखाते आ रहे हैं, नॉलेज हॉलीडे हैबिट। हम सालों से बात बोल रहे हैं, जिस प्रकार से हर घर में बिजली का बजट होता है, सैलरी का बजट होता है, रेंट का बजट होता है, दूसरे बजट होते हैं, उसी तरीके से नॉलेज बजट होना चाहिए घर के हर मेंबर का और ऑफिस के हर स्टाफ का। और उस नॉलेज बजट की वजह से उनका मेंटल अपग्रेडेशन होगा, और जब मेंटल अपग्रेडेशन होगा तो दिमाग से होने वाली सारी चीजें, हर चीज अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये जापानीज के डीएनए में, उनके कल्चर में विजडम एक्सपेंस, पहली बार आप सुन रहे हैं विजडम एक्सपेंस, मतलब हर महीने के खर्च में बुक्स का एक्सपेंस, म्यूजियम का एक्सपेंस, ऐसी इवेंट्स का एक्सपेंस जहां जाकर खुद को अपग्रेड कर सके, खुद को डेवलप कर सके, नया नेटवर्क बना सके, हेल्थ अपग्रेड कर सके, माइंड अपग्रेड कर सके, स्किल सेट अपग्रेड कर सके। और चौथी लास्ट एक्सपेंस कैटेगरी अनएक्सपेक्टेड, मतलब इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी अचानक आ गई, कोई होम रिलेटेड मेंटेनेंस एक्सपेंस अचानक आ गया, कोई मर गया, कहीं कुछ हो गया, अचानक ट्रैवल करना पड़ गया, कोई गाड़ी में अचानक ब्रेकडाउन हो गया। तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस की वो एक कैटेगरी बनाते हैं जिसमें वो कुछ पैसा रखते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिए, पैसा आ तो रहा है लेकिन आने के बाद वो अलग अलग खानों में बट रहा है, और शायद जब नीड का पूरा जमा हो जाता होगा तभी जाके वांट पे स्विच होता होगा। और शायद जापानीज दुनिया में सबसे ज्यादा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उनका विजडम एक्सपेंस है। तो अब सवाल ये उठता है कि जापानीज कैटेगरी बनाने के बाद करते क्या है? जापानीज अपने घर में हर मेंबर को 5 क्वेश्चन पूछना सिखाते हैं। 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल, कैन दिस आइटम बी लिव्ड विदाउट? क्या इस खर्च के बिना या इस सामान के बिना हम जी सकते हैं? क्योंकि यदि हम नहीं जी सकते तो वो नीड कैटेगरी हो गई, लेकिन यदि हम जी सकते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। क्वेश्चन नंबर 2, इज इट अफोर्डेबल इन प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन? आज जो पैसा है, क्या उस पैसे में, उस एक्सपेंस कैटेगरी के खांचों में हम इस खर्च को कर सकते हैं? क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं?
कल पैसा आएगा, भविष्य में आएगा, कभी ना कभी कमा लेंगे, आज को जी लेते हैं। इन्हीं सब डायलॉग्स के चक्कर में आदमी के ऊपर खूब सारे लोन हो जाते हैं, कभी बिजनेस लोन हो जाते हैं, कभी प्राइवेट लोन हो जाते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड मार देते हैं, ईएमआई मार देते हैं, क्योंकि आदमी सोचता है भविष्य में तो पैसा आ ही जाएगा, क्या गारंटी आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या हम प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन में इस खर्च को एफोर्ड कर सकते हैं। तीसरा सवाल, और मेरे को तो लगता है कि जब हम लोग ये घर में सवाल पूछना शुरू करेंगे ना, आधे घर वाले भाग जाएंगे, बोलेंगे मेरे को खर्चा ही नहीं करना है इतने सवाल का जवाब देने से अच्छा। विल इट एक्चुअली बी यूज्ड, क्या जो आइटम हम खरीदने जा रहे हैं वो वाकई में यूज होगी, क्या वाकई में फ्रीक्वेंटली यूज होगी, क्या वाकई में वो उतनी यूजफुल है, क्या वो सबके लिए यूजफुल है कि कोई एक आध मेंबर अपनी विम्स और फैंसीज पर उसको खरीद रहा है। और यकीन कीजिए इस सवाल का जवाब देते साथ गैर जरूरी चीजें, ओकेजनल यूज की चीजें आपके घर में नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, इज इट अ प्री प्लान्ड परचेज और इज इट एन इंपल्सिव परचेज। प्री प्लान्ड का मतलब आपने पहले से सोच के रखा था कि दिवाली का बोनस आएगा तो हम लोग ये चीज खरीदेंगे। आपने सोच के रखा था कि अपन जो पैसे को बचा बचा के जमा कर रहे हैं उससे जैसे ही इतना अमाउंट हो जाएगा हम ये एक्स चीज खरीदेंगे। तो ये तो हुआ प्री प्लान्ड परचेज, जो आपको पता था, जिसके लिए आप प्लान कर रहे थे, जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे। प्रॉब्लम इससे नहीं है, प्रॉब्लम इंपल्सिव परचेज से कि अचानक लगा नहीं घूमने चलते, अचानक लगा लोन पे एक फॉरेन ट्रिप ले लेते हैं, अचानक लगा एक बाइक खरीद लेते हैं, अचानक लगा एक कार खरीद लेते हैं, अचानक लगा कि घर के लिए थोड़े फर्नीचर अपग्रेड कर लेते हैं, अचानक लगा कि एक ज्वेलरी खरीद लेते हैं, अचानक लगा एक पार्टी थ्रो कर देते हैं। ये बहुत सारे अचानक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अचानक नहीं है, ये बहुत घरों में कॉमन है और इसी वजह से आपके ऊपर उधार का बर्डन आता है। यदि मैक्सिमम लोग नॉर्मल जिंदगी जीते रहे, जब तक उनके घर में कोई मेजर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी ना आ जाए, कोई कारण ही नहीं है कि वो लोग लोन में गिरे या बर्डन आए। मोस्टली बर्डन इंपल्सिव परचेजेस, इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग की वजह से आते हैं। तो जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे इज इट अ प्री प्लान्ड परचेज और इज इट अ इंपल्सिव वन, तब चाहे आप हो या आपके घर का कोई भी मेंबर हो, उसको जब इसमें इंपल्सिव बोलना पड़ेगा ना, या ये कहना पड़ेगा नहीं ये प्री प्लान्ड नहीं था, जमीन निकल जाती है पैर के नीचे से जस्टिफाई करने। और ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंडिया सेंट्रिक क्वेश्चन है। इंडिया भी एक इमोशनल देश है, जापान भी एक इमोशनल देश है। तो ये लास्ट सवाल क्या कहता है, इस परचेज के साथ जो इमोशंस टाइड है, हाउ लॉन्ग दे विल लास्ट। क्या ये ऐसे इमोशन है जो जीवन भर याद रखे जाएंगे। आपने पैसे वैसे बचाए और अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में एक शानदार तीर्थ यात्रा करा दी, ये इमोशन बहुत दिन तक लास्ट करेगा। आपने अपने पापा को एक कार गिफ्ट कर दी, ये इमोशन बहुत दिन तक लास्ट करेगा। आपने अपने दिवंगत किसी फैमिली मेंबर की मेमोरी में कहीं पे कुछ बढ़िया डोनेशन किया और कोई शानदार सोशल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ये इमोशन जब जब आपको याद आएगा आपको गर्व की फीलिंग होगी। तो जब आप ये सवाल पूछेंगे ये परचेज में कर तो रहा हूं लेकिन इसका इमोशन कितने दिन तक रहेगा, तो इन 5 सवालों के जवाब के बाद यकीन कीजिए 99% ऑफ लोग तो जवाब ही नहीं देंगे, ठीक। लेकिन जिस घर में ये सवाल के जवाब स्टार्ट हो गए वो घर हाईएस्ट सेविंग रेट की तरफ बढ़ेगा, मेरा वादा है आपसे। जापानीज बहुत होशियार है, ऐसा नहीं कि खाली प्लानिंग बना ली, बड़ी बड़ी बातें कर दी और छोड़ दिया। वो उस चीज को जब तक अमल में ना ले आए वो चैन से नहीं बैठते। इसीलिए आप देखिए जापान जिस सेक्टर पे नजर डाल देता है थोड़े दिन बाद वो उस सेक्टर का लीडर हो जाता है। तो जापानीज क्या करते हैं, अब ये पूरी सेविंग की जो फिलॉसफी है ये अमल में आ रही है कि नहीं, उसके लिए वो मंथली रिव्यू करते हैं। और मंथली रिव्यू के बहुत बेसिक सवाल होते हैं, कितना खर्च हुआ, तो जो प्लान किया था उतना ही खर्च हुआ या ज्यादा खर्च हुआ, कितना बचा, मतलब इस वक्त हमारे हाथ में कितना पैसा बचा है, कितना बचाया, मतलब हमने सेविंग्स कितने की। तो जैसे वो खर्च बचा बचाया के इक्वेशन पर काम करते हैं, उनको जब भी ज्यादा खर्च होता है तो समझ आ जाता है इस महीने कई अनवांटेड परचेजेस हुई है। आपस में फैमिली मेंबर्स बात करते हैं, कोशिश करते हैं अगले महीने ना हो। यदि बढ़िया सेविंग हो तो अपने लिए वो तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं और कितना बचा उसको देखते हैं और उस हिसाब से बचे हुए दिनों की प्लानिंग करते हैं। सोचिए आपके घर में भी यदि मंथली फाइनेंशियल रिव्यू हो जाए तो। जापान में इतना हाई सेविंग रेट क्यों है, इसके पीछे सिर्फ मंथली प्लानिंग जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मंथली तो बहुत सारे लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं बचता।
जापान के दो और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहला फैक्टर, बोनस बेस्ड सेविंग प्लान। इंडिया में या किसी और देश में जैसे ही बोनस मिलने वाला होता है, घर में उसके पहले से प्लान खड़ा होता है, और अक्सर वो प्लान इंपल्सिव परचेस का होता है, नीड का नहीं होता, वो वांट का होता है। गाड़ी खरीद लेंगे, जेवर खरीद लेंगे, घूमने चले जाएंगे, कपड़े खरीद लेंगे, मोबाइल खरीद लेंगे, बर्बादी टोटल। लेकिन जापान क्या करता है, जापान को पता है कि उनको बोनस कब मिलेगा, प्रेडिक्टेबल बोनस का पीरियड होता है, दुनिया भर में वैसे ही होता है। जापानीज बोनस को सेव करने की प्लानिंग एडवांस में करते हैं, पूरा घर कंसेंट लेके करता है, कहां पर मैक्सिमम रिटर्न आएगा ये डिस्कस करके करते हैं, और वो सेविंग इतनी वेल इन्फॉर्म्ड होती है कि बच्चे भी कभी उसके अगेंस्ट नहीं आते, क्योंकि उनको पता है यही पैसा कल हमारी पढ़ाई में काम आएगा, हमारे करियर में काम आएगा, हमारे बिजनेस में काम आएगा, या हमारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई उसमें काम आएगा। तो बोनस बेस्ड सेविंग प्लान यदि आप बनाने लग जाते हैं तो बहुत सारे केसेस में मंथली सेविंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि नेक टू नेक इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन बोनस की सेविंग पॉसिबल है। हाई सेविंग रेट्स का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन। अभी हाल में हमारे एक मिडिल क्लास के लोग अपना पैसा कैसे बचाएं, इस पे एक उज्जवल पाटनी शो रिलीज हुआ, उसने तहलका मचा दिया, लाखों लोगों ने उसको देखा, हजारों कमेंट आए। आप भी जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर। हमने उस शो में बोला कि जैसे जैसे आप कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन करेंगे वैसे वैसे आपकी फिजूल खर्ची कम होगी। और यकीन कीजिए, तब मेरे को यह नहीं पता था कि जापान की हाई सेविंग रेट के पीछे कैश ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा कारण है। मैं हमेशा से मानता हूं ऑनलाइन पेमेंट करने में दर्द नहीं होता, एक ओटीपी आता है, दबाओ भेज दो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में भी दर्द नहीं होता, क्योंकि बस कार्ड दे दो और चला गया पैसा, बाद में ईएमआई में कटे, किसी में भी कटे, दर्द नहीं होता, क्योंकि सब लोगों को उतना डिसिप्लिन नहीं होता। लेकिन जब आप कैश खर्च करते ना बॉस, सुबह पर्स भरा था, शाम तक खर्च कर करके खाली हो गया, वो दिखता है अपने को, यार सुबह इतना पैसा लेके गए थे, खाली हो गए थे। शादीशुदा आप है तो घर में बीवी गाली मारेगी, सुबह इतना पैसा था आपके पर्स में, कहाँ गया वो पैसा? तो आप फिजूल में दोस्तों को पार्टी नहीं दे पाएंगे, आप फिजूल के खर्च नहीं कर पाएंगे, अपने एडिक्शन से बचेंगे, क्योंकि हर नोट निकालते हुए आपको समझ आएगा पैसा खाली हो रहा है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जापान की हायर सेविंग रेट के। तो यदि हम ककेबो को संक्षिप्त में बात करें, इसके सिद्धांतों को समझें, तो तीन बातें सामने आती। सबसे पहली, इंटेंशनल सेविंग। सेविंग कभी एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, सेविंग कभी अनप्लान्ड नहीं होनी चाहिए, सेविंग कभी पैसा बचेगा तो कर लेंगे टाइप्स नहीं होनी चाहिए, सेविंग कभी अभी तो मैं छोटा हूं, यंग हूं, एक्स एज में कर लेंगे नहीं होना चाहिए। सेविंग हमेशा इंटेंशनल होनी चाहिए कि हर महीने जो पैसा मेरे पास आएगा, किसी भी रूप में कमाऊंगा, उसका इतना हिस्सा मुझे सेव करना ही है। भले सेव करने के टूल चाहे जो भी हो, लेकिन इतना हिस्सा मैं हर महीने सेव करूंगा। जब इंटेंशनल सेविंग का आप गोल ले लेंगे, धीरे धीरे आप सेव करने लग जाएंगे, आपको वेल्थ क्रिएट होती हुई दिखेगी, तो आपको पैसा बर्बाद करने में पेट दर्द होना निश्चित है। सेकेंड है इंक्रीमेंटल सेविंग। भाई आपको क्या लॉटरी लग जाएगी क्या अचानक घर में दबा हुआ है कि एफडी का कागज निकल जाएगा, अरे मेरे दादाजी ने 70 साल पहले एफडी की थी, है, या अचानक घर में दबा हुआ एक मटका निकल आएगा सोने की गिन्नी वाला। ये सब फिल्मों में ठीक लगता है। आपके साथ कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि 90% लोग इंक्रीमेंटल लाइफ स्टाइल जीते हैं। हर साल जॉब या व्यापार करते हैं, व्यापार में साल में 8-10-12% की ग्रोथ आती है, और जॉब में 10% 15% जो इंक्रीमेंट मिल जाए वो इंक्रीमेंट मिलता है। तो आपको पता रहता है मोटा मोटा, आज से 5 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा, 10 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा। तो वन फाइन डे करूंगा, जब इतना पैसा आएगा तब करूंगा। ये सब छोड़िए, आग लगाइए। इंक्रीमेंटल सेविंग भले छोटे से शुरू हो, 1000 रुपए महीने से क्यों ना शुरू हो, लेकिन आज अभी से स्टार्ट कीजिए, यदि जापानीज जैसा हाई सेविंग रेट चाहिए तो। और अगला पॉइंट, जापान के कल्चर में मुझे जो सबसे खूबसूरत चीज लगती है, फैमिली ओरिएंटेशन। छोटे बड़ों को जिस तरीके से इज्जत देते हैं, और इंडिया और जापान इसी वजह से काफी हद तक सेम टाइप के देश हैं। उनके यहाँ भी सेविंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे यहाँ भी देते हैं। उनके यहाँ भी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे यहाँ भी देते हैं। उनके यहाँ भी कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे यहाँ भी देते हैं। लेकिन एक चीज डिफर करती है, इंडिया में सेविंग का फैमिली ओरिएंटेशन नहीं होता, जापान में सेविंग का फैमिली ओरिएंटेशन होता है। जापान में पूरी फैमिली के मेंबर जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस अटेंड करते हैं। जापान में पूरी फैमिली एक साथ बैठ के फाइनेंशियल ग्रोथ की मूवीज देखती है। जापान में महीने के शुरू में भी बजट पे बात करते हैं और महीने के एंड में रिव्यू लेते हैं।
जापान में छोटा बड़े से भी पूछ लेता है ये 5 सवाल और बड़ा छोटे से भी पूछ लेता है 5 सवाल, इसीलिए पूरी फैमिली ट्रैक पर रहती है। तो साथियों, आज मैंने आपको यहाँ खूब सारे लेसन दिए। सबसे तगड़ा लेसन आपको कौन सा लगा? और यदि आप मिडिल क्लास के हैं, आपको खूब पैसा बचाना है, पैसा बढ़ाना है और मिडिल क्लास के टैग को जल्दी हटाना है, तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाके मनी की प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपको सैकड़ों रास्ते मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।